Let us start. Let us begin with aggregate supply. ठीक है? We know y is equals to c plus s. Yes or no? Income जितना भी है, it can either be consumed or it can be saved. ठीक है? And we also know that aggregate supply is equals to income. Yes or no? ऐसा क्यों? क्योंकि जो कुछ भी अग्रीगेट सप्लाई है, मी एज अ सप्लायर अगर मैं 1 करोड़ रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करना चाहता हूं, तो वो एग्जैक्टली 1 करोड़ रुपए लोगों के लिए फैक्टर इनकम होने वाला है. सो यहाँ से ये जनरलाइजेशन बोला जा सकता है, ए एस इज इक्वल्स टू वाई. वी नो वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, एंड फाइनली ये दोनों को कंबाइन करके वी आर अराइविंग हियर. दैट इज वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस इज इक्वल्स टू ए एस. इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इज इक्वल्स टू अग्रीगेट सप्लाई. अभी क्लियर? हम लोग करेंटली है 2 सेक्टर मॉडल में, और ये पूरा का पूरा यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन अ सोसाइटी. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? ये एक वो स्टेट है इनकम लेवल का जहाँ पे एवरीवन इज स्टेबल, नो वन वांट्स टू चेंज एनीथिंग. इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब ही वही होता है. सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब एक ऐसा स्टेट इन द सोसाइटी वेयर एवरीवन इज क्वाइट हैप्पी. लास्ट क्लास आप लोग को ये भी बताया गया था, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब यही होता है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. ये चीज के बारे में बोला गया था. सो दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इन द 3 डिफरेंट मॉडल्स. 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे इक्विलिब्रियम लेवल निकाला जाता है, 3 सेक्टर मॉडल में कैसे इक्विलिब्रियम लेवल निकाला जाता है, और 4 सेक्टर मॉडल में कैसे इक्विलिब्रियम लेवल को निकाला जाता है. इज इट फाइन? ठीक है. सो केनीस का ये मानना था, ठीक है, दिस इज गिवन बाय केनीस, कि एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल तब निकाल पाते हैं हम लोग व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस. जब अग्रीगेट डिमांड अग्रीगेट सप्लाई से, व्हिच इज क्वाइट लॉजिकल. अगेन अभी 2 मिनट पहले ही मैं आप लोग को बोला, इक्विलिब्रियम इज दैट लेवल वेयर द डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, और उसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखा. वी ऑल्सो नो कि एडी को आप लोग कैसे लिख सकते हो, सी प्लस आई बार, या फिर एक बार बार साइन को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है. एंड एस को कैसे लिखा जा सकता है, सी प्लस एस. इफ आई कैंसल आउट दिस सी एंड सी, आई एम लेफ्ट विथ एस इज इक्वल्स टू आई. So there are 2 different approaches to find out equilibrium level of income in a 2 sector model according to J.M. Keynes. This is the first approach, this is the second approach, ADAS approach, and we have SI approach. SI का full form क्या है? Savings Investment. So that level where savings is equals to investment, or that level where aggregate demand is equals to aggregate supply is what is equilibrium level. If I try to present it graphically, this is my AD curve, this is my AS curve. Always remember, AS will be a 45-degree curve. And if I plot these 2 curves in the same graph, ये जो पॉइंट मेरे को मिल रहा है इसको इक्विलिब्रियम बोला जाता है. एक्स एक्सिस में यू हैव इनकम, वाई एक्सिस में यू हैव एडीएस. तो यहां से पता चलता है इकोनॉमी में अगर ओवाई लेवल ऑफ इनकम है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में. ये ग्राफ देके आप लोग को पूछेगा कि अगर इकोनॉमी में ओवाई 1 लेवल ऑफ इनकम है, इज द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम? नो. इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब इकोनॉमी में ओवाई लेवल हो. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है. चलो ये OI1 लेवल को डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत. ठीक है. OI1 लेवल में हो क्या रहा है? We can see that aggregate demand is more and aggregate supply is less. Do you agree? एक इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. अगर डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होता है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होगा था? चेन रिएक्शंस के बारे में समझते हैं. ठीक है. वी आर टॉकिंग फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू. एक प्रोड्यूसर हर समय अपने पास एक डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखना चाहता है. इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन फेस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी, अगर किसी भी कारण की वजह से मेरे को अपना फैक्ट्री बंद करना पड़ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा सप्लाई इंटरप्ट हो करके मैं अपने पास 1 महीने का इन्वेंट्री रखता हूँ, कि 1 महीने तक अगर मेरा फैक्ट्री बंद भी है तो भी मैं मार्केट में सप्लाई कर सकता हूँ. हर एक सप्लायर के साथ ये चीज है.
एक छोटे से छोटे पान दुकान वाले के पास भी ये चीज है, एक बड़े से बड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज भी ये सेम चीज को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इफ द इनकम लेवल इज OY1 इन द मार्केट, द डिमांड इज मोर, द सप्लाई इज लेस। उसका रिजल्ट क्या होता है मेरे इन्वेंट्री के ऊपर? मेरा जो इन्वेंट्री है वो फॉल करने लगता है, मेरे इन्वेंट्री में फॉल होने लगता है, क्योंकि लोगों का मैं डिमांड फुलफिल करने जाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो कहाँ से उनको सप्लाई करूंगा? मेरे इन्वेंट्री से सप्लाई करूंगा। सो जो एक महीने का इन्वेंट्री लेवल है वो फॉल करने लगता है। एंड टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्री लेवल टू द डिजायर्ड लेवल, मैं क्या करने वाला हूँ? आई विल इंक्रीज माई प्रोडक्शन, विच इन टर्न विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज द इनकम। और ये कब तक होते रहेगा? ये तब तक होते रहेगा जब तक मैं यहाँ नहीं पहुंचता। यस, द फर्म इंक्रीजेस देयर इन्वेस्टमेंट, सब सारा पॉजिटिव चीज होता है इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों का इनकम बढ़ रहा है। और ये कब तक करने वाला है? जब तक इक्विलिब्रियम लेवल में वो अराइव नहीं करता। आर वी क्लियर? कुछ बोलना है आपको? ठीक है। सो ये था इसके बारे में। एंड व्हाट विल हैपन इफ द इनकम इज OY2? तो अग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, अग्रीगेट डिमांड कम है, डिमांड कम है, मैं ज्यादा बना रहा हूँ, तो उसके वजह से मेरे इन्वेंट्री लेवल के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? मेरे इन्वेंट्री में अनवांटेड एक्यूमुलेशन होने लगेगा। मेरे इन्वेंट्री में, मैं नहीं चाहता था एक महीने से ज्यादा का गुड्स रहे, लेकिन मेरे इन्वेंट्री में अभी एक महीने से ज्यादा का गुड्स एक्यूमुलेट हो रहा है। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं आउटपुट को बंद करूंगा, प्रोडक्शन बंद करूंगा। प्रोडक्शन बंद करने की वजह से कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, उसके वजह से लोगों का इनकम फॉल करेगा। और ये मैं कब तक करने वाला हूँ? अनटिल एंड अनलेस आई डोंट रीच हियर। लेट्स लुक एट SI अप्रोच। स्क्रीन में जो दिख रहा है दैट इज SI अप्रोच, ठीक है। दिस इज सेविंग्स कर्व, दिस इज इन्वेस्टमेंट कर्व, और एक ही ग्राफ में हम लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्लॉट किए। SI अप्रोच मेरे को यही बोलता है कि जहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को मीट कर रहा है, दैट इज योर इक्विलिब्रियम लेवल। व्हाट इज हैपनिंग बिफोर इक्विलिब्रियम लेवल? एनीवन, व्हाट इज हैपनिंग बिफोर इक्विलिब्रियम लेवल? इन्वेस्टमेंट्स आर मोर देन सेविंग्स। एक हद से अगर बोला जाए तो लोगों का सेविंग्स कम है। लोगों का सेविंग्स कम है मतलब लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। लोग ज्यादा कंज्यूम करने का मतलब इकोनॉमी में अग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, अग्रीगेट सप्लाई कम है। और अगर वैसा होता है तो इन्वेंट्री लेवल के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? इन्वेंट्री लेवल विल स्टार्ट टू फॉल। तो वहां पे फर्म क्या करेगा? फर्म विल इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जिसकी वजह से इनकम बढ़ता है। और ये कब तक करेगा? जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आ जा रहा। एंड कन्वर्सली व्हाट विल हैपन टू द राइट ऑफ दिस पॉइंट? सेविंग्स ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। अगर लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं मतलब लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमी में अग्रीगेट डिमांड कम है, अग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। उसके वजह से इन्वेंट्री में अनवांटेड एक्यूमुलेशन होते रहेगा। और वो अनवांटेड एक्यूमुलेशन को कम करने के लिए एक फर्म क्या करेगा? एक फर्म अपना प्रोडक्शन को कम करेगा, जिसके वजह से उसका एम्प्लॉयमेंट कम होगा एंड इनकम कम होगा। अभी क्लियर? ठीक है। व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पे सेविंग्स जीरो है। सो कंफ्यूज मत होना। इसी ग्राफ में इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैंने बहुत बार बहुत लोगों को देखा है कि वो गलती से इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। चलिए, आप लोग से एक सवाल पूछा जा रहा है। तो ऑल ब्लैंक्स में क्या आने वाला है? इट विल बी राइज या फॉल। ठीक है। अच्छा, ये जो सेविंग्स है, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, ये सेविंग्स एक प्रकार से इंजेक्शन है कि लीकेज है? और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या है? एक प्रकार से इंजेक्शन है। इंजेक्शन और लीकेज के बारे में लास्ट क्लास डिस्कशन हुआ था। इंजेक्शन मतलब सिस्टम में पैसे डालना, लीकेज मतलब सिस्टम से पैसे निकालना। तो जब जब लोग सेव कर रहे हैं, जब हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं, पैसा निकल रहा है सिस्टम से। और जब फर्म्स इन्वेस्ट कर रहा है तो पैसा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सिस्टम में। ठीक है। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो। इफ द लीकेजेस आर ग्रेटर देन इंजेक्शन, लीकेज इंजेक्शन से ग्रेटर ये वाले रीजन में है, तो नेशनल इनकम के ऊपर एक डाउनवर्ड प्रेशर होता है, इट विल फॉल। एंड जब इंजेक्शन आर ग्रेटर देन लीकेजेस, विच इज दिस एरिया, उस समय नेशनल इनकम के ऊपर एक अपवर्ड प्रेशर होता है। आर वी क्लियर? सॉरी, इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन क्यों है?
इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन इस वजह से है, इन्वेस्टमेंट का मतलब जब कभी भी नया कैपिटल असेट्स को बिल्ड करना, अक्वायर करने को बोला जाता है, ठीक है। सो अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, अगर रेडियंट क्लासेस में यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी हमारे पास यहाँ पे 20 बच्चे बैठ सकते हैं, बट आफ्टर इन्वेस्टमेंट वी कैन अकोमोडेट 100 स्टूडेंट. Investment increases my productive capacity. That does not answer your question. To answer your question, investment is something that comes from outside the system. जो हम लोग सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़े थे, एक फर्म के पास अगर पैसा आता है तो वो सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही, तो इन्वेस्टमेंट वो मॉडल में था ही नहीं. तो अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो दैट हैज टू बी समथिंग फ्रॉम आउटसाइड द मॉडल. अभी क्लियर? इन्वेस्टमेंट जनरली फर्म लेता कहाँ से है? वो बैंक से लेता है. हमारे मॉडल में फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता. दिस इज योर इनकम और अग्रीगेट सप्लाई कर्व, 45 डिग्री कर्व. इसके पीछे का रीजन क्या है, ये 45 डिग्री क्यों है, डिस्कस नहीं करने वाले हैं. आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है. एंड दिस इज योर एडी कर्व, दिस इज योर इक्विलिब्रियम. कीनीस का ये मानना था कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है, चलो इसको ना एक नाम देते हैं, इसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं. सो कीनीस का ये मानना था एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी देयर विल बी नो रिसेशन. इन द इकोनॉमी अगर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल रेट में है. इज इट क्लियर? एग्रीगेट डिमांड कैसे बनता है? एग्रीगेट डिमांड बनता है C प्लस I से. सो अगर उस इकोनॉमी में C कौन करता है? C मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज द डिमांड बाय द हाउस होल्ड. I का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज द डिमांड बाय द फर्म्स. ठीक है. अगर इकोनॉमी में किसी भी कारण के वजह से ये C या फिर I फॉल कर जाता है तो आपका नया एग्रीगेट डिमांड कुछ ऐसा दिखने वाला है. डू यू अग्री? आर ऑल ऑफ अस ऑन द सेम पेज? डू यू अग्री? ठीक है. अच्छा, ये जो पॉइंट है ये भी तो एक इक्विलिब्रियम है. केनीस का ये मानना था ये जो इक्विलिब्रियम निकल के आ रहा है ना, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सॉरी, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. कि सर पूरे के पूरे इकोनॉमी में ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ में आप इनफाइनाइट पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो. ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है. ये सारे के सारे पॉइंट में सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जिसको आप फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हो. ये पॉइंट को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ADAS से मीट करता है. ये पॉइंट को फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रिसेशन नहीं रहता. प्लीज यहाँ पे राइट नो रिसेशन, बिकॉज देर इज नो रिसेशन. एंड ये पॉइंट को क्यों आप फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं? बिकॉज जो कुछ भी अनएम्प्लॉयमेंट है उस इकोनॉमी में वो नेचुरल रेट में, ठीक है. लेकिन ADAS से अगर if both of these curves meet at point before this full employment equilibrium, ये वाले पॉइंट को आप अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है. ये जो दोनों के बीच में गैप है, ये गैप को डिफ्लेशनरी गैप बोला जाता है. डिफ्लेशनरी, जैसे इन्फ्लेशन का मतलब होता है दाम बढ़ना, डिफ्लेशन का मतलब होता है दाम घटना. ये पूरे के पूरे सिचुएशन को डेफिसिट डिमांड बोला जाता है, विच इज क्वाइट लॉजिकल अगेन, क्योंकि ये वाला वो पॉइंट है जहां पे एक्चुअली डिमांड होना चाहिए था इकोनॉमी में, लेकिन उतना है. ठीक है. ये जो इक्विलिब्रियम है ना, इसको पोटेंशियल इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है. आई एम नॉट वेरी श्योर ऐसा कुछ नाम बुक में दिया हुआ है कि नहीं, लेकिन इसको पोटेंशियल इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है. डेफिसिट डिमांड गिव्स राइज टू रिसेशनरी गैप्स और कॉन्ट्रैक्शनरी गैप्स. आप जो ग्राफ बनाते हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपका इनकम लेवल को आप मेजर करते हो, वाई एक्सिस में आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को आप मेजर कर रहे हो. दिस इज योर वाई AS कर्व, दिस इज योर AD कर्व. ठीक है. ये पॉइंट मतलब आपके हिसाब से ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट आपका निकल के आ रहा है, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे इकोनॉमी में दिस शुड बी द डिमांड एंड सप्लाई,
एंड दिस शुड बी द इनकम लेवल जो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश आपका एग्रीगेट डिमांड फॉल कर गया और आप यहाँ पे अभी हो, ठीक है। तो what is happening now, you can say this is your demand and supply and this is your income level. So clearly पहले के मुकाबले डिमांड एंड सप्लाई कमा है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे यही है कि यहाँ पे हम लोग 20 बच्चों को पढ़ा के 50 बच्चों को पढ़ा के वी विल बी लाइक सेटिस्फाइड, वी डोंट वांट टू चेंज। करेंटली हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, आप लोग डिमांड कर रहे हो, बट वी हैव अ टेंडेंसी टू चेंज। तो अभी भी लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स इनटू द कोर्स अगर अभी भी कोई बच्चा आके ज्वाइन करना चाहेगा, हम मना नहीं करेंगे, वी विल स्टिल विलिंग टू सप्लाई। इज इट क्लियर? ठीक है। तो योर क्वेश्चन वाज कि सर क्या यहाँ पे आउटपुट इनकम ये सब कम होता है क्या? यस, कम हो रहा है, ठीक है। एंड क्योंकि आउटपुट कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है, उस वजह से ही डिफ्लेशन हो रहा है। So that was your scenario number 1, deflationary gap. Let's move to scenario number 2, that is inflationary gap. Okay, this is our full employment equilibrium. लेकिन किसी कारण के वजह से अग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो ये जो हम लोग को इक्विलिब्रियम मिल रहा है ना, दिस इक्विलिब्रियम इज over full employment equilibrium. This gap is your inflationary gap. ये जो हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस इज आवर पोटेंशियल इक्विलिब्रियम, कि हम लोग जितना भी बना सकते थे हम लोग उतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर डिमांड होगा इकोनॉमी में तो क्या होगा? इन्फ्लेशन ही तो होगा। एंड दैट इज व्हाट इन्फ्लेशनरी गैप इज इट क्लियर? पॉइंट ई जो है पोटेंशियल इक्विलिब्रियम है। पॉइंट ई का मतलब एक फर्म अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना सप्लाई कर सकता है उतना सप्लाई कर रहा है, और लोग भी एग्जैक्टली उतना ही डिमांड कर रहे हैं। पॉइंट ई सबसे आइडियल पॉइंट है। इनफाइनाइट पॉइंट्स आप बना सकते हो, सारे पॉइंट्स को आप इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बोलते, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं बोलते, पोटेंशियल आउटपुट नहीं बोलते। इट इज ओनली पॉइंट ई जिसको हम लोग ये पोटेंशियल आउटपुट करके बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज एवरीवन इज हैप्पी, सप्लायर इज हैप्पी एंड द पीपल हु आर डिमांडिंग दे आर हैप्पी। आर वी क्लियर? लेकिन अगर उससे भी ज्यादा लोग डिमांड करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग एट ए पॉइंट ऑफ टाइम 50 बच्चों को बैठा सकते हैं, लेकिन लोग बच्चे अगर उससे भी ज्यादा एनरोल करना चाहेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होता है? नॉर्मल इकोनॉमिक थ्योरीज हम लोग को यही बोलता है कि प्राइस बढ़ता है। डिमांड अगर ज्यादा होता है प्राइस बढ़ता है, दैट्स व्हाट इन्फ्लेशनरी गैप इज। कन्वर्सली पिछले वाले सिनेरियो में हो रहा था, डिफ्लेशनरी गैप क्यों हुआ था? क्योंकि लोगों का डिमांड कम था, मेरा सप्लाई ज्यादा था, तो मेरे को प्राइस कम करना पड़ेगा इफ आई वांट टू सेल मोर। पिछले वाले सिनेरियो वाज गिविंग राइज टू डिफ्लेशनरी गैप, दिस करंट सिनेरियो इज गिविंग राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप। आर वी क्लियर? So yes, can anyone tell me what will be the new income level? क्या ये पिछले वाले इनकम लेवल से ज्यादा होगा कि नहीं? अच्छा, व्हाट विल बी द न्यू आउटपुट लेवल? क्या ये पिछले वाले आउटपुट लेवल से ज्यादा होगा कि नहीं? ठीक है। तो हम लोग को दिख रहा है सर, यहाँ पे ADAS को आप प्लॉट कर रहे हो, पहले अगर ये वाला पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे थे, अभी आप ये वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो। सो क्लियरली बढ़ा है ग्राफ, हम लोग को यही चीज बोलता है बढ़ा है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी में अगर यहाँ 50 बच्चे बैठ सकते हैं तो क्या मैं 55 स्टूडेंट्स को इसी क्लासरूम में अकोमोडेट कर सकता हूँ क्या? नहीं। सो द पॉइंट विच आई वांट टू रेज हियर इज दैट इन इन्फ्लेशनरी गैप हम लोग को ग्राफिकली दिख रहा है कि चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन रियलिटी में देयर इज नो इंक्रीज इन आउटपुट, देयर इज नो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ता क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में थे, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ओनली द प्राइस लेवल। तो चलो एक टेबल बना देते हैं, इसको लिख लो, आप लोग के बुक में नहीं है। आउटपुट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, प्राइस लेवल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। एक है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और दूसरा है
ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में आउटपुट विल फॉल, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में एम्प्लॉयमेंट विल फॉल एंड प्राइस लेवल विल फॉल। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में आउटपुट में देयर इज नो चेंज, एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो चेंज एंड प्राइस लेवल विल राइज। I hope we are clear after this table. अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में आउटपुट फॉल करेगा क्योंकि मैं रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट कम जाएगा इकोनॉमी में, प्राइस लेवल भी कम जाएगा, ठीक है। लेकिन ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में आउटपुट में बढ़ा ही नहीं सकता, ग्राफिकली दिख रहा है बढ़ रहा है लेकिन वो बढ़ नहीं सकता, एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं सकता। अगर कुछ बढ़ता है दैट इज प्राइस लेवल, और क्योंकि यहाँ पे प्राइस फॉल कर रहा है दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स अ डिफ्लेशनरी गैप, और क्योंकि यहाँ पे प्राइस राइज कर रहा है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, अरे ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं, ये जो एरो यहाँ पे दिया हुआ है ये आप लोग के कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एंड इट कॉल्स इन्फ्लेशनरी गैप। currently we are doing, मैं क्वेश्चन को टाइप कर देता हूँ, बेटर होगा सबके लिए, ठीक है। You for your reference in your copy you can write I3 illustration number 3 and you start directly by writing the answer, ठीक है। चलिए करते हैं। करते हैं यहाँ पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या होता है, AD AS से बराबर है, या फिर इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब होता है S I से बराबर है, ठीक। ऑटोनोमस कंजम्पशन मेरे को दे रखा है 100, ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम लोग स्मॉल a से डिनोट कर रहे थे, आप लोग चाहो तो स्मॉल c बार से भी इसको डिनोट कर सकते हो। MPS मेरे को दिया हुआ है 0.2, मतलब 1 माइनस b का वैल्यू दिया हुआ है 0.2। इन्वेस्टमेंट मेरे को दे रखा है 200, इज दिस पॉइंट क्लियर? और मेरे को यहाँ से पूछा है कि फाइंड आउट द दिस थिंग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ना इसको देखते हैं। इंस्टेड ऑफ AS कैन आई राइट y, इंस्टेड ऑफ AD कैन आई राइट C प्लस I, ठीक है। और ये कैपिटल C के बारे में मेरे को पता है ये A प्लस बी वाई होता है, सो कैपिटल C में A की जगह कैन आई राइट 100 प्लस, अगर 1 माइनस बी 0.2 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.8 y, तो वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन करते हैं। y इज इक्वल्स टू कैपिटल C के जगह इट विल बी 100 प्लस 0.8 y प्लस I के जगह आई विल राइट 200, तो ये कितना हो गया y इज इक्वल्स टू 300 प्लस 0.8 y which implies 0.2 y is equals to 300 which implies y is equals to 1500. This is I4 illustration 4. We have been given C is equals to 20 plus zeros, okay, and we have been given I is equals to 10 plus 0.2 y. क्वेश्चन हम लोग से पूछा है what is the equilibrium level of income, 30, y is equals to 150. Moving to I5, you have been given C is equals to 7 plus 0.5 y. You have been given I is equals to 100. आपको पूछा गया है फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। चलो इसको करते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मतलब y is equals to C plus I, y as it is C के जगह 7 plus 0.5 y एंड I के जगह 100, तो y is equals to सीधा 0.5 y is equals to 107
विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल्स टू 214, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट आंसर। फिर मेरे को पूछा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। सो कंजम्पशन का फंक्शन मेरे को पता है 7 प्लस 0.5 वाई, वाई की जगह इस वैल्यू को प्लग इन करेंगे, c इज इक्वल्स टू 7 प्लस 0.5 टाइम्स 214, जो कि हो जाएगा c का वैल्यू 114, ठीक है। फिर मेरे को पूछा है सेविंग्स कितना है। हम लोग को पता है y या तो इनकम या तो कंज्यूम किया जाएगा या तो सेव किया जाएगा। सो इनकम एज इट इज, कंजम्पशन की जगह आप नहीं, इनकम का भी तो वैल्यू पता है, हाँ, इनकम का भी वैल्यू पता है 214, कंजम्पशन का भी वैल्यू पता है 114, सेविंग्स मेरे को निकालना है, तो यहाँ से सेविंग्स का वैल्यू कितना आ गया 100। सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है ना क्वेश्चन में, हाँ 100, विच ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि हम लोग सेविंग्स इक्वेशन को देखे नहीं है, हम लोग के बुक में दिया हुआ नहीं था, लेकिन उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को कंजम्पशन के बारे में बोला गया था इट इज a प्लस बी वाई, वैसे ही अगर सेविंग्स के बारे में हम लोग को बोलना रहेगा तो इट इज माइनस a प्लस 1 माइनस बी टाइम्स वाई, ठीक है। तो ये आप लोग के बुक में नहीं मेंशन है, इसको आप लोग बुक में भी लिख लो, कॉपी में भी लिख लो। तो अगर मेरे को इसी क्वेश्चन में इसी चीज को यूज करके अगर सेविंग्स फंक्शन बनाना है तो मैं सेविंग्स फंक्शन क्या बोलूंगा, सेविंग्स इज इक्वल्स टू, तो सेविंग्स इज इक्वल्स टू -7 प्लस 1 माइनस 0.5 विच विल बी 0.5 अल्टीमेटली टाइम्स 1, विच इंप्लाइज मेरा सेविंग्स फंक्शन कितना हो जाएगा -7 प्लस 0.5 वाई। एंड चेक करते हैं, चलिए ठीक है, इसका थोड़ा ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं कि सर ये 100 ही हम लोग को देगा कि नहीं, वैल्यूज को पुट करके, ठीक है। तो सेविंग्स विल बी -7 प्लस 0.5 टाइम्स 214, और सेविंग्स इज इक्वल्स टू -7 प्लस 107, सेविंग्स इज इक्वल्स टू 100, यस। सो तीन अलग अलग तरीके से आप सेविंग्स निकाल सकते हो, दिस, और यू कैन डू एस इज इक्वल्स टू आई करके आप बोल सकते हो, या फिर ये। सो 3 डिफरेंट वेज थ्रू विच हम लोग सेविंग्स को निकालें। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। I7 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेविंग्स फंक्शन मेरे को दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू -10 प्लस 0.2 वाई, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 50, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन। तो पहले ये पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हम लोग पता है अगर ये सेविंग्स दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग कंजम्पशन फंक्शन बना सकते हैं 10 प्लस 0.8 वाई, क्या ये सही होगा? कंपेयर करना पिछले वाली इक्वेशंस के साथ, ठीक है, ये आप लोग का कंजम्पशन फंक्शन बनेगा। सो इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए y इज इक्वल्स टू c प्लस आई किया जाता है, y को एज इट इज c के जगह 10 प्लस 0.8 वाई प्लस i के जगह इट विल बी 50, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 60 0.2 वाई, या फिर विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू हाउ मच इनटू 5 300, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। क्वेश्चन मेरे को कंजम्पशन भी पूछा है, तो इस इक्वेशन में y के वैल्यू को प्लग इन करो। So C is equals to 10 plus 0.8 times of 300, which is 240. तो कंजम्पशन आ गया 250। ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मेरे को बोला अगर इन्वेस्टमेंट परमानेंटली इंक्रीजेस बाय 5 करोड़, व्हाट विल बी द न्यू लेवल, ठीक है। एवरीथिंग इज सेम, ओनली डिफरेंस इज आई का वैल्यू अब 55 हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से बढ़ जाता है तो ये जो आई 50 था, अब ये आई हो गया 55। सो y इज इक्वल्स टू c प्लस आई, y इज इक्वल्स टू c के जगह सेम वैल्यू 10 प्लस 0.8 टाइम्स y, और i के जगह इट विल बी 55, which implies 0.2 y is equals to 65, which implies it will be 325, ठीक है। एंड फिर मेरे को कंजम्पशन निकालना है, तो c is equals to 10 प्लस 0.8 टाइम्स ऑफ 325, जिसको सॉल्व करोगे तो इट शुड बी कितना 270, 270 सी। इज इट क्लियर?
and let's start our discussion with the investment multiplier. So this is our AD curve. ठीक है गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है. दिस इज योर इनकम लेवल, दिस इज योर आउटपुट लेवल. ठीक है, आउटपुट लेवल बोल लो, एग्रीगेट डिमांड लेवल बोल लो, इनकम लेवल, यस इट्स द सेम थिंग. एग्रीगेट सप्लाई लेवल बोल लो, इट्स द सेम थिंग. एडी कर्व किन दो चीजों से बना है? सी और आई, सी एंड आई. ठीक है, लेट अस अज्यूम हम लोग को ये आई का वैल्यू दे रखा है 100. ठीक है, और चलिए इसको भी एक वैल्यू ले लेते हैं. ये जो इनकम लेवल हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज 200. टेल मी वन थिंग, अगर इस इकोनॉमी में पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अगर इस इकोनॉमी में बोला है कि इन्वेस्टमेंट परमानेंटली इंक्रीजेस बाय 50 करोड़, व्हाट विल हैपन? एडी कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स. अब आप लोग को एक नया एडी कर्व मिलेगा जो कि एग्जैक्टली 50 यूनिट्स ऊपर रहेगा, which is C plus 100 plus 50. Everyone agrees? आप लोग को एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा. वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आप लोग को एक नया इनकम लेवल देगा. ठीक है, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द चेंज इन इनकम? 200. एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट. सो केनीज का ये मानना था कि अगर एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उसके वजह से जो इनकम बढ़ेगा दैट विल बी मच मोर. केनीज का ये मानना था कि द चेंज इन इनकम विल बी मोर देन द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो सर यहाँ पे जो वर्ड मल्टीप्लायर लगाया है उसका मतलब क्या है? तो ये कितने टाइम्स बढ़ रहा है? 2 टाइम्स. सो मल्टीप्लायर का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2. नहीं, तो वैल्यू हम लोग देखेंगे सर उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, लेकिन मल्टीप्लायर का मतलब आप लोग को समझ में है. मल्टीप्लायर मतलब कितने गुना चीजें इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है, एंड ब्रॉडली इट इज ऑलवेज इंक्रीज. दिस इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. So if I have to put things like in a formula based manner, तो मल्टीप्लायर को डिनोट किया जाता है k से, और k को निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर k को निकालने का फॉर्मूला होता है 1/MPS, या फिर इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC. तो इन द क्वेश्चन दैट आई जस्ट टुक, द एग्जांपल दैट आई जस्ट टुक, यहाँ पे k का वैल्यू कितना हो जाएगा? चेंज इन इनकम विच इज 200 डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट विच इज 50. सो 4. ये 4 का मतलब क्या है? फॉर एवरी 1 रुपी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इनकम इंक्रीजेस बाय 4 रुपीज. अगर इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से बढ़ेगा तो इनकम उसका 4 गुना से बढ़ेगा. अगर इन्वेस्टमेंट 50 रुपए से बढ़ रहा है तो इनकम उसका 4 गुना दैट इज 200 से बढ़ेगा. The difference between these two lines is the change in investment. The difference between these 2 points is the change in income. So this K and this MPS दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं K and MPS has inverse relationship, which implies increase in MPS will reduce the value of K. MPS बढ़ेगा तो K का वैल्यू कमेगा. इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब यही होता है. नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, ये 1/2 था, 1/2 इज 0.5. अगर ये 1/10 हो जाता है विच इज 0.1. सो जब ये MPS का वैल्यू बढ़ा तो K का वैल्यू कम गया. जब ये 2 से 10 हुआ तो ये 0.5 से 0.1 हो रहा है. ठीक है, लाइकवाइज MPC और K के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है.
K and MPC share direct relationship, which implies increase in MPC will lead to increase in the value of K. ये जो MPC के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, MPC का रेंज क्या था? It was always between 0 and 1. ठीक है. So what can you say me about the range of K? K का रेंज क्या होगा? 0 to infinity. चलिए देखते हैं. ठीक है. अगर MPC का वैल्यू 0 है, उस समय K का वैल्यू कितना आ जाएगा? K is equals to 1 upon 1 minus 0, which is equals to 1. अगर MPC का वैल्यू 1 है तो उस समय K का वैल्यू कितना आ जाएगा? K will be 1 upon 1 minus 1, which is 1 upon 0, which is undefined or infinity. So K का जो वैल्यू है, K का जो रेंज है, it will always lie between 1 and infinity. So the minimum value of K is equals to 1, the maximum value of K is infinity. हम लोग जो अभी कुछ देर पहले एग्जांपल लिए थे उसमें K का वैल्यू आ रहा था 4. किसी इकोनॉमी में अगर K का वैल्यू है 20, मतलब फॉर एवरी 1 rupee इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, द इंक्रीज इन इनकम विल बी 20. द इंक्रीज इन इनकम विल बी 20. यस. सो केनीज के थ्योरी में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोलता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट में चेंज के वजह से बिजनेस एक्सपेक्टेशंस में चेंज होता है, जिसके वजह से लोगों का कंजम्पशन भी चेंज होता है. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट हम लोग को शो करता है कि कैसे अ चेंज इन वन सेक्टर अफेक्ट्स अदर सेक्टर्स. So let's say I've been given rounds. ठीक है, तो आप लोग उसको 12th में पढ़े हैं, याद है कैसे टेबल बना है, क्या बना है, वैल्यूज सब कहाँ से आया, कैसे आया, हाउ वी अराइव्ड एट दिस 9000, 10000, 1000, 1000, पता है? चलिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को समझने के लिए टेबल को समझना जरूरी है. टेबल आप लोग के बुक में प्रेजेंट नहीं है, तो ये टेबल को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए और ये टेबल को समझना. ठीक है. इकोनॉमी में एक कंपनी आया और वो अनाउंस किया कि हम लोग 1000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं.
लेट अस अज्यूम उस इकोनॉमी में एमपीसी 0.9 है। एमपीसी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो ये जो कंपनी 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगा, क्या ये लोगों के लिए इनकम नहीं होगा? इनकम के कॉलम में ये फर्स्ट राउंड में लोगों के लिए इनकम होगा। ठीक है, लोग क्या करेंगे? इसका 0.9 टाइम्स को कंज्यूम करेंगे और बाकी के अमाउंट को सेव करेंगे। ये सेविंग्स 100 कैसे निकला? बाय डूइंग y माइनस सी। 1000 करोड़ रुपीस जो लोग इनकम किए हैं, उसका 0.9 टाइम्स दैट इज 900 करोड़ को लोग कंज्यूम किए, बाकी 100 करोड़ को लोग सेव किए। ये जो 900 करोड़ वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो किसी और के लिए इनकम होने वाला है राउंड 2 में। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे? उसका 0.9 टाइम्स कंज्यूम करने वाले हैं और बाकी का अमाउंट को सेव करने वाले हैं। 900 माइनस 810 दैट इज 90 रुपीस को सेव, 90 करोड़ रुपीस को सेव करने वाले। ये जो 810 करोड़ ये लोग कंज्यूम किए, राउंड 3 में ये किसी और के लिए इनकम होगा। ये लोग क्या करेंगे? अगेन उसका 0.9 टाइम्स दैट इज 729 को ये लोग कंज्यूम करेंगे एंड द डिफरेंस 810 माइनस 729 इसको ये लोग सेव करने वाले हैं। और ये प्रोसेस एंडलेसली चलते ही जाएगा। दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग। वी कैन नॉट कंप्लीट द एंटायर टेबल, इसकी वजह से हम लोग इसको बना नहीं रहे हैं। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, स्टार्टिंग के 2-3 रोज आर सफिशिएंट। ठीक है, सो फाइनली मेरे को ये समझ में आता है कि दिस investment of 1000 crore rupees has generated an income of 10,000 crore in the economy. This investment of 1000 crore rupees has generated a consumption of 9000 crore rupees in the economy, and this investment of 1000 crore rupees has invested 1000 crore in the economy. ठीक, कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये फिगर्स कहां से आए? ठीक, हम लोग को मल्टीप्लायर का वैल्यू पता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पे अगर चीजों को प्लग इन किया जाएगा, इट्स 1/1 माइनस 0.9 दैट इज 1/0.1 विच इज 10। ये 10 का मतलब क्या है? अगर इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ होता है, उसके वजह से इनकम कितना बढ़ेगा? उसका 10 टाइम्स। ये जो इनकम 10,000 करोड़ का जनरेट हुआ, लोग इसका कितना पोर्शन कंज्यूम करेंगे? 0.9 विच इज 9000 करोड़। और 10,000 माइनस 9000 गिव्स यू 1000। सो increase in income due to increase in initial investment does not go on endlessly. The process of income propagation slows down and ultimately comes to a halt. ये इनकम लेवल को देखो, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। स्टार्टिंग में ये 1000 था, फिर ये 900 हुआ, फिर ये 810 हुआ, तो ये प्रोसेस स्लो डाउन कर रहा है। The cause behind this decline in income are called leakages, which in this case is savings. So the point is, the more powerful these leakages are, the smaller the value of the multiplier. ठीक है, सो अगर अगर इन चीज़ों के बारे में कुछ और अगर हम लोग लिखें, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के बारे में बात किया जा रहा है। हम लोग को पता है कि एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जनरली ये फेनोमेनन देखने को मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहाँ एमपीसी मतलब क्या है? लोग अपने एडिशनल इनकम का कितना पोर्शन खर्च कर रहे हैं। तो अगर एमपीसी ज्यादा है, मतलब लोग एडिशनल कुछ भी कमा रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों का इनकम फिर सम एक्सपेंडिचर फॉर मी विल बी इनकम फॉर समवन एल्स। तो उस देश में मल्टीप्लायर का वैल्यू भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा है नहीं। वहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे उनके पास स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी है, वो लोग इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उनके देश में इतना टेक्नोलॉजी नहीं है टू प्रोड्यूस मोर। दिस पैराग्राफ, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस पैराग्राफ वी फॉर अ फैक्ट नो कि एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा, एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये चीज जनरली होल्ड नहीं करता। ये चीज होल्ड क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके देश में उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं।
तो वहां पे अगर लोग ज्यादा कंज्यूम करना चाहें भी तो वहां पे प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं किया जा सकता because of lack of raw materials, lack of technology, basically lack of skilled workers, basically the lack of factors of production. डेवलपिंग इकोनॉमी में ये चीज होल्ड करना चाहिए, डेवलप्ड इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिग्री में होल्ड करना चाहिए. सो केनीज के मॉडल के बारे में ये बोला जाता है कि सर केनीज का मॉडल रिसेंट टाइम्स में बहुत पावरफुल है, ठीक है, बहुत बहुत रेलिवेंट है, लेकिन हर एक मॉडल के कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं. सो उसके मॉडल के डीमेरिट्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. केनीज लॉन्ग रन को मानते ही नहीं थे. केनीज के पहले जो इकोनॉमिस्ट्स थे उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स बोला जाता है, ठीक है. तो उन लोग के मॉडल में ना आप लोग दो प्रकार के सप्लाई कर्व देखोगे, शॉर्ट रन एवरेज सप्लाई कर्व, आप लोग इसको बोलने वाले हो LRAS, लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई कर्व. लेकिन केनीज के मॉडल में कहीं पे भी लॉन्ग रन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है. उस समय केनीज से पूछा गया था कि आप लॉन्ग रन के बारे में क्यों नहीं बात करते, तो केनीज उस समय बोले थे कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, सो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग द लॉन्ग रन. In the long run, we are all dead. So we are all dead. So there is no point in discussing the long run. Currently, we are doing I9. ठीक है, चलो करते हैं इसको. Investment expenditure is increased by 400 crore. Focus on the word increased. तो यहाँ पे ऐसे मत लिख देना I is 400, which will be incorrect. It is change in I is 400. Point number 1. MPC का वैल्यू दिया हुआ है 0.8. कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज. तो आप लोग को यहाँ पे Y और S नहीं पूछा, आप लोग को डेल्टा Y डेल्टा S पूछा. ठीक है, कैसे इसको निकालेंगे? ये दोनों के बीच में किस चीज का लिंक है? ये दोनों के पीछे एक के फॉर्मूला हम लोग पढ़े, दोनों का लिंक है, ठीक है. क्या इसको यूज करके आप के निकाल सकते हैं? हम लोग को के का एक 3 फॉर्मूला पढ़े थे. के का एक फॉर्मूला था चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दूसरा फॉर्मूला था 1/MPS, तीसरा फॉर्मूला था 1/1 माइनस MPC. ठीक, तो यहाँ बी का मतलब क्या होता है? MPC है. MPC, बी का मतलब MPC होता है. ठीक, सो आई कैन से दैट k is equals to 1/1 minus 0.8, which implies k is equals to 1/0.2, which implies k का वैल्यू आ गया 5. अब यही सेम वैल्यू को मैं इसमें प्लग इन करूंगा. So I can say that k is equals to change in income by change in investment, which implies k की जगह आप पुट कर सकते हो 5 को. Change in income is something मेरे को वही निकालना है. Change in investment क्वेश्चन में दे रखा है 400, which implies change in income कितना हो गया? 400 times 5, which is 2000. Is it clear? क्वेश्चन का पहला पार्ट हो चुका है. क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछा है फाइंड आउट द चेंज इन सेविंग्स. ठीक है, बहुत लोग इसमें भी अटक गए. ठीक है, कुछ लोगों का 2000 आ गया, लेकिन 400 जो कि दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है, आंसर है, ये नहीं आया. ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं सर? किसके बीच में लिंक है? मे बी चेंज इन सेविंग्स, ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे फीचर करता है? ये फीचर करता है एमपीएस में. एमपीएस का फॉर्मूला हम लोग को पता है चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम. ठीक है, अगर मेरे को बी दिया हुआ है, बी एमपीसी होता है, तो क्या मैं यहाँ से एमपीएस निकाल सकता हूँ? एमपीएस होता है 1 माइनस बी, विच इज 0.2. तो वैल्यू इसको पुट करो. 0.2 इज इक्वल्स टू 0.2 is equals to change in savings, which is unknown, divided by change in income, which is 2000, sorry, which implies change in savings is equals to 400. चलिए मूव करते हैं I11 के तरफ. सो सेम सेट ऑफ डेटा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह. ठीक है, आई हैव बीन गिवन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 600, सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 600. बी का वैल्यू 0.6. ठीक है, बी को यूज करके मैं के का वैल्यू निकाल सकता हूँ, विच इज 1/1 माइनस बी, which implies k is equals to 1/0.4, which is 2.5. ठीक है, k को यूज करके और डेल्टा इसको यूज करते हैं. ठीक है, I know k is equals to change in income by change in investment.
सो के की जगह 2.5, चेंज इन इनकम इज मिसिंग, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज गिवन 600, तो ये कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। सो चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू 1500। ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन निकालते हैं। चेंज इन कंजम्पशन किस में फीचर करता है, एमपीसी के फॉर्मूला में फीचर करता है। ठीक है, सो हम लोग को पता है एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। एमपीसी के जगह हम लोग 0.6 को पुट कर सकते हैं, चेंज इन कंजम्पशन मिसिंग है, ये हो गया 1500, which implies your change in consumption is how much, 900. This is I12. ठीक ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्टली एमपीसी का वैल्यू दिया हुआ रहता था। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग जो कंजम्पशन फंक्शन पढ़े थे विच वाज a प्लस बी वाई, ये जो y के साथ जो इसका कोएफिशिएंट था दिस वाज आवर एमपीसी। तो यहाँ पे भी जो y के साथ कोएफिशिएंट है यही एमपीसी होगा। तो c इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.6 y में b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.6। और इसको यूज करके क्या आप k का वैल्यू निकाल सकते हो, इट इज 1/1 माइनस b विच इज 1/0.4 विच इज सेम एज 2.5। ठीक है, उतना ही आ रहा है। देन आई ऑल्सो नो k इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। k की जगह हम लोग 2.5 को पुट कर सकते हैं, चेंज इन इनकम ही मिसिंग है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 100। सो यहाँ से व्हाट इज द चेंज इन इनकम, इट इज 250।